Welcome back 12th class. Today we study the technique of scientific management. टेलर ने अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स भी डेवलप की हुई हैं। उन टेक्निक्स को आज हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। अगर टेलर के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को किसी मैनेजर द्वारा किसी फर्म में अप्लाई करना है तो उसे छोटी छोटी टेक्निक भी यूज़ करनी होंगी। तुमने देखा होगा कि किसी वर्क को करने का एक तो तरीका होता है, अगर वो वर्क कुछ टेक्निक यूज़ करके और किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइजेशन का हो जाता है। तो यही टेलर ने भी किया। टेलर ने क्या किया, अपने प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के जो उसने बनाए हैं साथ ही साथ उनको अप्लाई करने की कुछ टेक्निक भी बताई हैं कि इन टेक्निक्स का यूज़ करें तो एक मैनेजर सक्सेसफुली एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक क्या करती है ये? इट हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हेल्प करती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने में। ये कौन कौन सी टेक्निक हैं? फर्स्ट टेक्निक का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन होता है सुपरवाइज़र, यानी कि ये हम पहले रीड कर चुके हैं कि फोरमैन किस लेवल का मैनेजर होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हमने 3 लेवल के मैनेजर को स्टडी किया हुआ है। ये फोरमैन ये लोअर लेवल का मैनेजर होता है और ये डायरेक्ट वर्कर के कांटेक्ट में होता है और पूरा प्रोडक्शन वर्कर्स पर ही डिपेंड होता है और वर्कर्स को सुपरवाइज करने वाला पर्सन अच्छा होगा तो वर्कर से अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करवा लेगा। तो टेलर ने सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया फोरमैन पे दिया है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है, इसमें जो टेलर बोलते हैं, टेलर कहते हैं स्पेशलाइजेशन का फंक्शन अप्लाई करवाते हैं कि जिस पर्सन को आप सुपरविज़न में लगा रहे हो वो उस वर्ग का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट को 2 कैटेगरी में, यानी कि सुपरविज़न के वर्क को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट रख दिया और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रख दिया। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी फोरमैन होंगे, सुपरवाइज़र होंगे जो हाई लेवल की कैटेगरी के होंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो फोरमैन होंगे थोड़े से लो लेवल के होंगे। तो जो जितना स्पेशलिस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसे वर्क दिया जाएगा। तो इसकी अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या करता है जो टेलर है, टेलर बताते हैं कि हर वर्क का कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और स्टैंडर्ड मेंटेन करने से क्या होता है, वर्क सिंप्लीफाई हो जाता है। यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क ना करके एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए और वर्क को सिंप्लीफाई कीजिए। जितना स्टैंडर्ड बना के सिंप्लीफाई करके वर्क करेंगे उतना सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है कि यहाँ पर एक मैनेजर को क्या ढूंढना है, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जैसे हमें स्कूल जाना है, स्कूल हम पैदल भी जा सकते हैं और साइकिल पे भी जा सकते हैं या गाड़ी से जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है हमारी, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ट वे कौन सा हो सकता है। सपोज़ हमारा घर पास में ही है स्कूल के तो हमें पैदल जाना चाहिए। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है तब भी हमें पैदल जाना चाहिए। अब टाइम नहीं है, लेट हो रहे हैं तो हम क्या करें, हमें गाड़ी पे जाना चाहिए। अदर नेक्स्ट और क्या हो सकता है, पैसे भी कम हैं और टाइम भी कम है तो क्या करना चाहिए, साइकिल पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर टेलर क्या कहता है, आपको क्या करना है, एक मैनेजर को क्या करना है, बेस्ट वे सेलेक्ट करना है किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो मेथड स्टडी में ये बताते हैं टेलर। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ये है कि
यहाँ पर आपको फालतू के काम हटा देने हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पर काम को स्पीड से करना है। स्पीड से ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, मोशन जितना स्पीड बढ़ाओगे फालतू के वर्क को एलिमिनेट करिए और अपनी स्पीड को, प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाइए। जैसे इसका एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि क्या हो सकता है कि कई सारे वर्कर काम करते हैं लेकिन उनका रेस्ट रूम थोड़ा सा दूर बना दिया है। रेस्ट रूम आने जाने में 10 मिनट लग जाते हैं, तो क्या होगा, 10 मिनट जाने का, 10 मिनट आने का, 20 मिनट ये ख़त्म हो रहे हैं, फिर वो वर्कर वहाँ पे रेस्ट भी करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिले ऑफ वर्क होगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, मोशन स्टडी के लिए आपको रेस्ट रूम वहीं पास में स्थापित कर देना चाहिए। क्या होगा, वर्कर क्या करेंगे, वर्कर रेस्ट रूम में जाने का जो टाइम था वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और जल्दी से रेस्ट करके वापस प्रोडक्शन करने में वर्कर वापस आ जाएंगे। तो ये मोशन स्टडी है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या है कि टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में ही वर्क कंप्लीट करके आपको देना है। ये नहीं है किसी प्रोडक्शन में कई सारा अनाप शनाप टाइम लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो टाइम स्टडी भी ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट थिंग, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का सीधा सीधा मतलब रेस्ट से है कि वर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत भी होगी। अब रेस्ट कितना देना है, कब कब देना है, कितने टाइम का देना है, ये फटीग स्टडी में होगा। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में कहते हैं कि वर्कर को जो पेमेंट हम दे रहे हैं वेजेस का, सैलरी का, वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एबिलिटी के अकॉर्डिंग यानी जो जितना योग्य है उसे उतना पेमेंट उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। अब इन्हें 1 बाय 1 हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट टेक्निक को डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट टेक्निक का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर क्या बोलते हैं, टेलर कहते हैं कि हर काम का एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए और उस काम की देखरेख वही स्पेशलिस्ट को सौंप देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर उन्होंने इस टेक्निक में यही बताया है कि आप अपने फैक्ट्री में जितने भी सुपरवाइज़र लगा रहे हैं वो अपने अपने वर्क के स्पेशलिस्ट होने चाहिए और स्पेशलिस्ट सुपरवाइज़र वर्क को ढंग से सुपरवाइज कर पाएंगे। तो ये जो आप फैक्ट्री मैनेजर देख रहे हैं ये फोरमैन ही है। अकॉर्डिंग टू टेलर ही सजेस्ट दैट फोरमैन जो होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उनके वर्क के, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। वो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं उन्हें उसी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। सो ये एक सेंटर पॉइंट होता है पूरी फैक्ट्री का। क्यों सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि इसी के और इनके बीच में पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। क्यों, जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, फैक्ट्री मैनेजर के टच में ही पूरे के पूरे वर्कर रहते हैं। ये जो फैक्ट्री मैनेजर होते हैं इनके टच में वर्कमैन होते हैं और फैक्ट्री मैनेजर ही वर्कमैन से ढंग से वर्क करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर फैक्ट्री मैनेजर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट प्लानिंग इंचार्ज एंड सेकंड प्रोडक्शन इंचार्ज। अकॉर्डिंग टू टेलर प्लानिंग इंचार्ज जो होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के मैनेजर होते हैं, होते सुपरवाइज़र हैं, लोअर लेवल के ही मैनेजर हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं इनके कंपैरिजन में ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं क्योंकि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। और ये जो भी वर्क करेंगे किसके लिए कर रहे हैं, वर्कमैन के लिए कर रहे हैं। इनको सही तरीके से देख रेख मिलनी चाहिए, इन्हें जो गाइडेंस मिलनी चाहिए वो भी अकॉर्डिंग टू टेलर एकदम बेस्ट गाइडेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया कि एक डिपार्टमेंट अलग रहेगा और सेकंड डिपार्टमेंट अलग रहेगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट का नाम है प्लानिंग इंचार्ज और सेकंड डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन इंचार्ज। इस प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी 4 मैनेजर रहेंगे जिनको हम क्या क्या बोलेंगे, जैसे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ये 4 मैनेजर रहेंगे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 मैनेजर होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू टेलर उन्होंने फोरमैन को डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया कि जो जिस क्षेत्र में
का स्पेशलिस्ट है उसे उसी सुपरवाइज़र बना देना चाहिए। अब समझते हैं प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहला जो इंचार्ज होता है वो होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है? रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट का मतलब आप जानते हैं रास्ता, यानी कि वो बेस्ट वे सेलेक्ट करना होता है रूट क्लर्क को, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देती रहे, अच्छी तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रहे। तो रूट क्लर्क का काम यही है कि रूट क्लियर करके देना होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? ये भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ये टाइम टाइम पे वर्कर को इंस्ट्रक्ट क्या करेगा, इसका इंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, टाइम टाइम पे निर्देश देगा, सजेशन देगा। ये काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का होता है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या काम करेगा? ये देखा करेगा कि काम जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, विद इन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और विद इन कॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्क जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये वाला काम करेगा। और तुम जानते हो कि जो डिसिप्लिनरियन होता है वो हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये सबसे मेन मैनेजर होता है जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है। हर काम का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हर वर्कर अपने वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, डिसिप्लिन अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है, कि काम का टाइम है वो कई बातें में लगा हुआ है। इसी तरीके से ये वाला मैनेजर डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। अब आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 लोग हैं। ये 4 सुपरवाइज़र हैं। सबसे पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा? स्पीड मेंटेन करता है, टाइम की स्पीड मेंटेन करता है कि जो काम हो रहा है वो स्पीड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई बाधा तो नहीं आ गई, कहीं रुक तो नहीं गया कोई काम। ये स्पीड बॉस का काम होता है। नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग तो आप जानते ही हैं। गैंग का मतलब क्या है? एक काम को करने का जो एक ग्रुप बना देना है, वो गैंग बॉस का काम होता है। गैंग बॉस देखेगा कि काम ग्रुप में सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या किया करेगा? प्लांट एंड मशीनरी तो लगी हुई हैं, उन्हीं से प्रोडक्शन चल रहा होता है। अगर कहीं पर कोई रिपेयर, मेजर पार्ट, माइनर पार्ट में कोई रिपेयर की नीड है तो रिपेयर बॉस को कांटेक्ट किया जाता है। रिपेयर बॉस आएगा, उसे रिपेयर करेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है? निरीक्षण करता है, देखभाली करता है। तो ये इसका काम है। तो ये था हमारी फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप की। सेकंड टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू टेलर, वर्क जितना भी हो रहा है वो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि इस क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके से वो प्रोडक्ट बना करेगा और उसका ये साइज़ होगा। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? साइज, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू टेलर। इंटरचेंजेबिलिटी, यहाँ पर क्या इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है कि वर्कर आए जाएं, हर वर्कर हर चीज़ में पारंगत होना चाहिए। इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए कि ये वर्कर ये वाला काम कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। एक्सीलेंस एंड क्वालिटी में क्या होना है कि जो वर्क है उसका जो स्टैंडर्ड बना रहे हो वो स्टैंडर्ड एक्सीलेंस का और क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो, एक्सीलेंट हो और उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड हो। नेक्स्ट है मैन एंड मशीन्स। जो भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं वो वर्कर के लिए बनेंगे और मशीन्स के लिए बनेंगे। ठीक है, तो ये थे स्टैंडर्ड। इनको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है? एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज़, साइज, ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के जो वेराइटीज़ हैं, अननेसेसरी साइज, ग्रेड्स हैं, वो सब एलिमिनेट कर देने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई जूस है, जूस बनाने वाली कंपनी है, वो करीब 100 टाइप्स के जूस बनाती है, यानी कि उसके टाइप्स कितने हैं? 100। लेकिन उसने किस पे ध्यान दिया है? क्वांटिटी पे ध्यान दिया हुआ है। और अब
उसके प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पा रही है, वो क्या करेगा, उन्होंने क्या करा, 100 टाइप्स के जूस हटा दिए और ओनली 20 टाइप्स के जूस को अब वो मैन्युफैक्चर करता है। अब क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है पूरा की पूरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अननेसेसरी वेराइटीज ही उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और केवल कितने टाइप्स के वो जूस बेचेगा, ओनली 20 टाइप्स के। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन एक फर्म में किया जाना चाहिए, जिससे कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो सही तरीके से अप्लाई हो जाए। थर्ड टेक्निक का नाम है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में टेलर क्या बताते हैं कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। उस बेस्ट तरीके से क्या करना चाहिए, अपने वर्क को ख़त्म करना चाहिए। सपोज किसी काम को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके में जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है, जो सबसे अच्छा हो और सबसे सस्ता हो, वो मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो मेथड स्टडी में अकॉर्डिंग टू टेलर क्या करना है, फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी काम को बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है वो वे फाइंड करना है मेथड स्टडी में। इससे क्या होगा, इससे आपको जो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी बेस्ट वे होगा वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने वाला होना चाहिए और मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला भी होना चाहिए और क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन का वो बेस्ट वे होना चाहिए। तो बेस्ट वे सेलेक्ट करने के लिए आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी होंगी, मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। तो थर्ड स्टडी जो थर्ड टेक्निक है, सो स्टूडेंट हमारी थर्ड टेक्निक है, नेक्स्ट टेक्निक है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में जो टेलर हैं वो ये कहते हैं जो अननेसेसरीली मूवमेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे स्टडी ऑफ मूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो मोशन स्टडी है ये स्टडी ऑफ मूवमेंट है, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाना रखना, उनकी पोजीशन को चेंज करना, पोजीशन को बदलना, ये सब क्या है, मोशन स्टडी है। इसके करने से क्या होगा, आपको क्या करना है, एक मैनेजर को क्या करना है अपनी फैक्ट्री में, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट। जो अननेसेसरी मूवमेंट है उनको एलिमिनेट करना है। इससे क्या होगा, टाइम की सेविंग होगी और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, सपोज एक फैक्ट्री में टूल बॉक्स रखने का एक स्थान प्रॉपर सेलेक्ट किया हुआ है। अब वर्कर उस टूल बॉक्स के पास जाते हैं और उसमें से टूल्स निकाल के लाते हैं और उससे अपना वर्क करते हैं, रिपेयरिंग वगैरह जो भी कुछ करनी है वो वापस उस टूल बॉक्स में उसे रखने जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि टूल बॉक्स का स्थान है वहाँ पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से टूल लेके आना पड़ेगा, फिर उसे उस टूल बॉक्स में रख के आना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, टेलर अकॉर्डिंग टू टेलर क्या कहते हैं, नहीं, आपको क्या करना है, नियर बाई उस प्रोडक्ट टूल बॉक्स को रखवा देना है। तो वर्कर के पास में टूल बॉक्स रखा रहेगा तो क्या होगा, इससे सेव टाइम होगा, टाइम की सेविंग होगी और प्रोडक्शन का मैक्सिमाइजेशन होगा। तो मोशन स्टडी में वो यही बताते हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि किसी भी वर्कर को किसी काम को कंप्लीट करने का एक टाइम स्टैंडर्ड टेकन करना चाहिए, यानी कि एक वर्कर को जो भी वो वर्क परफॉर्म करना है वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम में करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम स्टडी में क्या है, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन, ओके, टू फ्रेम अ सुइटेबल इंसेंटिव स्कीम को फ्रेम करना, टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, ये सारे काम टाइम स्टडी में किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है टेलर की फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी जो रिलेटेड है वो वर्कर के, एम्प्लॉय के रेस्ट से रिलेटेड है। रेस्ट की स्टडी करना होता है इसमें कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, अपनी फैक्ट्री में, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। क्यों, कुछ लोग मेंटली वर्क कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लोग फिजिकली वर्क कर रहे हैं। तो मेंटली वर्क करना और फिजिकली वर्क करना दोनों कंडीशन में रेस्ट की ज़रूरत तो होती है। तो यहाँ पर एक मैनेजर को ये ध्यान रखना है कि किस टाइप की वर्कर है, यानी वो मेंटल लेबर का काम कर रहा है तो उसे किस तरीके के रेस्ट की ज़रूरत है और कितने रेस्ट की ज़रूरत है,
और यदि कोई फिजिकली वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उसे कितने ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होगी और जल्दी जल्दी कितना रेस्ट ले सकता है वो। क्यों? अगर रेस्ट नहीं कराएंगे तो परफॉर्मेंस कैसी होगी? डाउन हो जाएगी, काम करने की जो कंडीशन होती है वो डाउन हो जाएगी। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय और वर्कर हैं उनकी रेस्ट की भी कंडीशन को हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के हो सकते हैं रेस्ट। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, आप कितनी बार उन्हें रेस्ट देना चाह रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, एक रेस्ट जो देंगे, जो एक इंटरवल देंगे कितने टाइम का होगा। और नंबर ऑफ रेस्ट, कितने रेस्ट आप उन्हें देने वाले हैं। तो जैसे सपोज एक जो वर्किंग आवर है, 1 डे का जो वर्किंग टाइम है उसमें हम डिसाइड करते हैं 5 टाइम्स, यानी कि हम कितने ब्रेक देंगे? 5 ब्रेक देंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया कि 5 इंटरवल हुआ करेंगे। ठीक है, अब 5 इंटरवल जो होंगे, हर इंटरवल कितने टाइम का होगा? सपोज ये 10 मिनट्स का होगा, यानी कि 10 मिनट्स का। मीन्स कहने का 5 इंटरवल होंगे 10-10 मिनट्स के, यानी कि 10-10 मिनट्स का ब्रेक मिला करेगा। इससे क्या होगा? रेस्ट मिला करेगा वर्कर को और एम्प्लॉय को। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो ब्रेक होंगे हर 2 आवर्स आफ्टर होंगे। इस तरीके से ये डिसाइड होते हैं कि रेस्ट कैसे कैसे लेना है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने क्या डिसाइड किया कि नंबर ऑफ रेस्ट कितने होने चाहिए, आप कितनी बार उनको रेस्ट करवाना चाहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा 5 टाइम्स रेस्ट करवाना चाहते हैं, दिन पूरे वर्किंग आवर में 5 टाइम्स ब्रेक करेंगे वो। और जो उनका ब्रेक होगा हर ब्रेक 10 मिनट्स का हुआ करेगा। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है ये जो रेस्ट मिलेगा उसे 10 मिनट्स का हर 2 घंटे में मिलेगा, हर 1 घंटे में मिलेगा। इस तरीके से भी डिसाइड हो जाता है। ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। तो फैटिग स्टडी में टेलर क्या कहते हैं कि वर्कर का आपको रेस्ट का ध्यान रखना होगा, उसे आपको कितनी बार रेस्ट कराना है, कितने टाइम का रेस्ट कराना है और कितनी दफ़ा, यानी कब कब किस किस टाइम के ब्रेक पे उसे रेस्ट कराना होगा। तो ये है फैटिग स्टडी। लास्ट टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर टेलर बोलते हैं कि सभी वर्कर को एक जैसी सैलरी, एक जैसी बेसिस का पेमेंट नहीं करना है। बेसिस और सैलरी जो भी पेड करनी है अकॉर्डिंग टू हिज एवेलेबिलिटी, यानी कि उनकी एबिलिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट देना है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज दिन भर में एक वर्कर को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगा तो सैलरी लेवल कुछ रहेगा। सपोज सैलरी मिलेगी 10,000, 100 यूनिट्स का तो उसे करना ही करना है। अगर कोई वर्कर इसे डाउन कर देता है, 80 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर पाता है, 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाता है, तो उसे अब इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, उसकी सैलरी कुछ और हो सकती है। सपोज ये 8,000। अगर कोई वर्कर इससे अपने प्रोडक्शन को और ऊपर ले जाना चाहता है, सपोज वो अपने प्रोडक्शन को 120 यूनिट्स का कर देता है। कोई वर्कर जो 100 यूनिट्स डिसाइड कर रखी हैं वो कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है? 120 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसकी सैलरी कुछ अलग होनी चाहिए, सैलरी अलग हो जाएगी और हो जाएगी 12,000। तो यहाँ पर आप देखते हैं सैलरी के कितने लेवल बना दिए उन्होंने। ये लेवल किस पे डिपेंड है? सारे के सारे लेवल किस पे डिपेंड है? प्रोडक्शन पे। जैसा प्रोडक्शन करोगे वैसी सैलरी ले जाओगे। इससे क्या होता है? कंपटीशन बनता है, और कंपटीशन जब वर्कर में सैलरी को लेके होगा तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला काम करके देंगे। तो यही होता है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। यहाँ हमारी सारी टेक्निक कंप्लीट होती हैं। जो टेलर ने 7 टेक्निक्स बताई थी, उन टेक्निक्स को हमने यहाँ पे समझ लिया है। आप लोगों का काम है इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लें और अच्छी तरीके से इनकी स्टडी कर लें। थैंक यू गाइस।